हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राब की मटकी। बच्चों, होमवती देवी जी द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ इस बात का सजीव चित्रण करता है कि हम विषम परिस्थितियों में भी आशावान रहते हैं। प्रयत्न के बावजूद भी अगर ईश्वर रूठ जाए तो सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता। कहा भी गया है, यत्नेन न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, अर्थात प्रयास से भी न सिद्ध हो तो किसी का दोष नहीं। बच्चों, बहुत अधिक आर्थिक विषमता ने भारत की जड़ें खोखली कर रखी हैं। भारतीय समाज में दीनता व दयनीयता की स्थिति बहुत पहले से सर्वव्याप्त है। निर्धन वर्ग किस तरह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या यत्न करता है, प्रस्तुत कहानी के द्वारा इस बात का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, रज्जो ने अपनी माँ के गले में दोनों बाहें डालकर कहा, सब तो नए नए कपड़े पहनकर मेले में जा रहे हैं अम्मा, और मैं जाऊं यह ओढ़नी ओढ़कर। और फिर कई जगह से फटी तथा तार तार हुई ओढ़नी उसने माँ के सामने कर दी। गोविंदी ने उसे छाती से लगाकर कहा, सबकी क्या कुछ हिरस थोड़ी ही है बेटी, खेती चौपट हो गई और कोई रोजगार नहीं। फिर उनसे किस मुंह से कहा जाए तेरे बापूजी को दुख होगा। ओ छड़ियों का मेला कोई वैसा बड़ा मेला भी नहीं। दशहरे पर जैसे भी बन पड़ेगा तुझे गबूरन की नई ओढ़नी बना दूंगी। हम तो नहीं अम्मा, हम तो आज ही नई लेंगे। बालिका मचल रही गई और रोते रोते सो गई। डूंगर ने रात की खाट पर लेटकर अपनी माँ से कहा, बच्चों का मन माँ बाप तन पेट काटकर भी रखते हैं, पर हम लोग अभागे तन पेट की कमी तो पूरा नहीं कर पाते, मन कहाँ से रखें। वह राब की मटकी रखी है ना, कल बाजार जाकर उसे बेच डालो। जो कुछ मिले उससे 1.5-2 गज का एक टुकड़ा लेकर इसके सिर पर डाल देना। भगवान ने न जाने क्या दया की जो अब आकर इसका मुंह दिखाया है, तो भी इस तरह भटकते हैं। कहते कहते डूंगर का मन भारी हो उठा। वह छत पे लटकती हुई बल्लियों को देखने लगा। गोविंदी के कलेजे से एक ठंडी सांस निकल पड़ी। अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे छड़ियों का मेला देखने चले गए, किंतु रज्जो नहीं गई। इसका दुख रज्जो की चाहे उतना नहीं हुआ जितना उसके माँ बाप को। गोविंदी ने चने की रोटी पर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बच्ची के सामने रख दिया। वह उसे खाने में इतनी खुश और मस्त हो उठी कि मेला तमाशा सब कुछ भूल गई। देखो रज्जो, हम चरखी लाए और वह देख संतू लाया है डुगडुगी। कूद कूद कर अपनी चरखी घुमाने लगा। रज्जो ने उसकी ओर होंठ बिचकाकर कहा, लाया होगा, हमारे यहाँ इतना सारा जो गुड़ धरा है। रात हमने गुड़ से रोटी खाई, तुमने भी खाई। लिए फिरती है गुड़, अरे हमारे घर में मटके के मटके बड़ी राब धरी है, मेरे घर में है बता। हम तो रोज छाछ से राब डालकर पीते हैं और तू हम भी कहकर ठीक बालकर उसे चिढ़ाने लगे। पीती होगी ये छाछ, कभी कभी हमारे घर से ही तेरी माँ ले जाती है। अब रज्जो से सहन ना हो सका। रोती हुई गोविंदी के पास जाकर बोली, देखो अम्मा, जीवन नहीं मानता, कह रहा था कि हमारे घर से छाछ मांगकर पीती है। गोविंदी ने उसे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटी मैं सुन रही थी, तुम उनके साथ मत खेला करो। गवई गांव के लोग भी एक दूसरे को देखकर जल जाते हैं। नन्ही बच्चों की बातों का ख्याल न करो। भगवान ने चाहा तो अब की फसल अच्छी होगी, फिर हाथ खुल जाएगा, कोई ऐसी तंगी थोड़ी रहेगी।
अच्छा अम्मा, हमारे घर में राब है कि नहीं? सबके घरों में तो मटके राब धरी है। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर भेद भरी दृष्टि से देखा। फिर डूंगर ने रज्जो को अपनी ओर घसीटकर कहा, देख वह कोने में राब की मटकी धरी है, देखो, कहकर उसने मटकी का मुंह खोलकर देखा। फिर उसमें एक उंगली डालकर चाट ली, मानो इतने से ही रज्जो की आत्मा की शांति मिल गई हो और वास्तव में यह राब ही है, इसका विश्वास हो गया। हाट के दिन गोविंदी राब की मटकी सिर पर धर और रज्जो की उंगली पकड़कर बाजार करने घर से चली। रज्जो ने पूछा, मटकी क्यों ले जा रही है अम्मा? इसे बेचकर तेरे लिए नई ओढ़नी लाऊंगी ना। नहीं अम्मा, अच्छी अम्मा, इसे हम खाएंगे, फिर जीवन करेगा कि हमारे तो राग के मटकी धरे हैं। पेट का खाया कौन देखता है बिटिया? जब नई ओढ़नी पहनेगी ना, तब सब पूछेंगे रज्जो कहाँ से पाई। कहकर गोविंदी ने बालिका को फुसलाकर अपनी आंखें मसल डाली। सारा बाजार छान डालने पर भी किसी ने 2 आने और किसी ने 3 आने से अधिक दाम उस छोटी सी मटकी का न लगाया। किसी ने कहा, राब तो आजकल सभी के घर में पड़ी है। कोई बोला, कोई बेचती हो है ही कितनी सी, घर के बाल बच्चे ही खा डालेंगे। अपने आस पड़ोस की स्त्रियों के सामने गोविंदी लाज से धसी जाने लगी। उसने निराश होकर मटकी सिर पर रख ली। सोचा कल शहर में जाकर बेच आएंगे, वहां दाम भी चाहे अच्छे उठ जाएंगे। दोनों माँ बेटी जैसे ही गई वैसे ही लौट आई। डूंगर ने चिलम में आग धरते हुए पूछा, बेचकर नहीं आई? लेता ही कौन? थोड़े से पैसों में 2 गज गबरन थोड़ी ही मिल जाएगी। चाहे सस्ती से सस्ती लो, पर 2 आने गज में कम से कम कभी नहीं मिल सकती। उसकी आंखें भर आई। बालिका ने पिता की पीठ पर झूलते हुए कहा, बापू यह ओढ़नी तो अभी अच्छी है, फिर रामलीला पर मंगवा देना, हम तो राब खाएंगे, जीवन ने कहा था। चुप चुड़ैल, बड़ी जबान चलाने लगी है। माँ ने उसे डांट दिया। डूंगर को केस को समझने को कुछ बाकी न रहा। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, अरे उसे डांटो नहीं, ठहरो, कल मैं शहर जाऊंगा और जमींदार बाबू के यहाँ भी। वह औरों की तरह नहीं है, थोड़ी बहुत दया माया रखते हैं। और मान लो कहीं नौकरी नहीं भी लगी तो फिर कैसे बनेगा? थोड़ा सन लेकर घर लौटूंगा। रस्सी बटकर बेचने से 2-4 आने घर में आएंगे। स्त्री ने चूल्हे में कंडा डालते हुए कहा, संतान भी तभी अच्छी लगती है जब 4 पैसे हो। तब डूंगर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह लड़की का हाथ पकड़कर हुक्का थामे हुए बाहर नीम की छाया में जा बैठा। आधी रात को गरजती हुई ऐसी घटा उठी कि मानो प्रलय आ गई। छप्पर छूने लगा। डूंगर ने 2 खाटे जोड़कर बांध दी और ऊपर फटे गूदड़ डालकर रज्जो को सुला दिया। पर यह क्या, जमीन से मानो सोते फूट पड़े थे। देखते ही देखते सारे घर में पानी भर आया और फिर ओलों की मार ने तो छप्पर का तिनका तिनका बेद डाला। वे दोनों राम राम भजने लगे। रज्जो मारे डर के चीखने लगी। दिया बुझ गया, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। अब करे तो क्या करे? जैसे तैसे रात कटी। दिन निकलने पर वर्षा का वेग कुछ कम हुआ तो पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा, कहा, इससे तो अच्छा होता कि दीवारें भी गिर पड़ती और हम तीनों यहीं दबकर रह जाते। घर गृहस्थी सभी तो उजड़ गई। भगवान अभागे को मौत भी नहीं देता। रज्जो खाट पर बैठी बैठी सब देख रही थी। जैसे घर में गंगा माई की प्रलय हो गई। चारों ओर जल ही जल दिख रहा था। छप्पर का फूस छितरा पड़ा था। घर गृहस्थी की चीजें कचमच की भांति पानी पर तैर रही थी। इसी बीच रज्जो चीख उठी, हाय अम्मा, राब की मटकी! सचमुच मटकी फूट कर खंड खंड हो गई। राब का निशान भी बाकी न बचा। वे तीनों आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगे। धन्यवाद बच्चों।